हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर सजाद वानी। आज हम बात करेंगे अबाउट द राइट टू प्रॉपर्टी। वैसे आप सबको पता होगा दैट राइट टू प्रॉपर्टी इट वाज अर्लियर अ फंडामेंटल राइट, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आपको ये पता होगा दैट अर्लियर व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द एग्जिस्टेंस, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड from the date of its enforcement, from the date of its enactment, that is 26th November 1949, and on the date of its commencement, that is on 26th January 1950, the Constitution of India, it contained a list of 7 types of fundamental rights or 7 classes of fundamental rights. That means when the Constitution came into existence, there were 7 classes of fundamental rights or 7 groups of fundamental rights, and one of them was the right to property. अभी तक हमने बात की है अबाउट द वेरियस क्लासेस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मैंने बात की है अबाउट द राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और उसके बाद बचा हमारा 6th fundamental right, that is the right to constitutional remedies. लेकिन because that is enshrined in Article 32, so I thought to make a video on Article 31, that is the right to property, which was later on deleted. तो मैं बात कर रहा था about the commencement of the constitution. At the time of commencement of the constitution, we had 7 classes of fundamental rights, and one of them was the right to property. ठीक है? So the right to property, it was enshrined in 2 articles of our constitution. ये आप याद रखेंगे यहीं पे, ठीक है? One was Article 31, and the second one was Article 19. ये आप याद रखेंगे। Usually हम सबको पता होता है that right to property, it was enshrined in Article 31, but no, not just in Article 31, it was also enshrined in Article 19 of the Constitution of India. हम बात करेंगे about Article 19. In Article 19 of the Constitution of India, we had a clause, that is the Article 19 clause 1 subclause F. तो इस clause में we had a provision for the right to property. और ये clause, ये provision of Article 19 क्या कहता था? That it gave a right to all the citizens of India to acquire, to hold and to dispose of the property. ये आप याद रखेंगे। So under Article 19 we had Article 19 clause 1 subclause F. Under this article, a right was granted to all the citizens of India. What was the right? The right was to acquire, to hold and dispose of property. So what I told you, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि under Article 19 of the Constitution of India that came into being on 26th January 1950, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 के अंदर एक प्रोविजन था, दैट इज आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास F। और इस आर्टिकल 19 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता था टू ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया। मैंने सिटीजंस की बात की, मैंने पर्संस की बात नहीं किया है। ऑलरेडी टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन द सिटीजंस एंड पर्संस इन वेरियस आर्टिकल्स अंडर द फंडामेंटल राइट्स। तो मैंने कहा कि इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 के अंदर 2 प्रोविजंस थे फॉर द राइट टू प्रॉपर्टी। वन वाज अंडर आर्टिकल 19, दैट इज आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास F, दैट ग्रांटेड द राइट टू प्रॉपर्टी ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 19 क्या कहता था? आर्टिकल 19 का ये प्रोविजन क्या कहता था? दैट all the citizens of India, they have the right to acquire, they have the right to hold and they have the right to dispose of property. ठीक है? ये आप समझेंगे और ये याद रखेंगे, ठीक है? इसके अलावा वी हैव द आर्टिकल 31, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट वाज द राइट टू प्रॉपर्टी। और इस आर्टिकल में द होल आर्टिकल वाज डेडिकेटेड टू द राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये आर्टिकल क्या कहता था? इट वाज अवेलेबल टू, ये आप याद रखेंगे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 में क्या डिफरेंस है। सो दिस आर्टिकल 31, इट वाज अवेलेबल टू ऑल द पर्संस
मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। और पर्सन और सिटीजन में क्या फर्क है? पर्सन में सिटीजन भी आते हैं, नॉन सिटीजन भी आते हैं, पर्सन में लीगल पर्सन भी आते हैं। आई ऑलरेडी क्लियर द डिफरेंस बिटवीन द सिटीजन एंड द पर्सन। सो आर्टिकल 31 इट वाज अवेलेबल टू ऑल द पर्सन। सो इसका स्कोप वाइड था एज कम्पेयर टू आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास एफ। ठीक है, मैंने कहा आर्टिकल 31 इट गेव द राइट टू प्रॉपर्टी टू ऑल द पर्सन एंड इट प्रोटेक्टेड दिस राइट, that is the right to property. It protected the persons of it, the various persons from the deprivation of their property. And it stated that no person can be deprived of his property. So it protected the persons from the deprivation of their property except by the authority of law. ये आपको याद रखना है, एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स एक पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जा सकता फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। ठीक है, हाँ, एक पर्सन को डिप्राइव किया जा सकता है बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये आपको समझना है। ठीक है, मैंने दो चीजें कही। आर्टिकल 31 इट वाज अवेलेबल टू ऑल द पर्संस, पहला पॉइंट ये आप याद रखेंगे, दैट्स व्हाई इसका स्कोप वाइड था एज कंपेयर टू आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास एफ। और दूसरा पॉइंट ये है दैट दिस आर्टिकल protected a person from the deprivation of the property. It meant that a person cannot be deprived of his property. It also meant that a person can be deprived of his property only by the authority of the law. ठीक है, by the authority of the law इसका मतलब क्या है कि हम एक पर्सन को डिप्राइव कर सकते हैं ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, तो एक पर्सन को हम डिप्राइव कर सकते थे फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू टू कंडीशंस। ठीक है, यू कुड एक्वायर, और मैं समझाता हूं। That means the state it could acquire the property or it could have the requisition of the property. State एक property को acquire कर सकती थी from a person or it could do the requisition of the properties subject to the fulfillment of two conditions. ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नंबर 1 कंडीशन ये थी that the state acquired the property for the public purpose. आपको याद रखना है, स्टेट could only acquire the property for the public purpose and not for the private purpose of a person, and the state had to pay for the compensation amount. ये आपको याद रखना है, this is very important. So I told you that under Article 31 and under Article 19 class 1 subclass F we had the right to property, we had the provisions about the right to property. तो मैंने कहा that right to property it was one of the 7 fundamental rights in the Constitution of India when the Constitution of India came into existence. और मैंने कहा this fundamental right it was later on deleted. फिलहाल हम बात करेंगे Constitution में था क्या in the part 3 of the Constitution. We had two provisions in part 3 of the Constitution. One is the Article 31 and the second one is Article 19. Under Article 19 we had the Article 19 class 1 subclass F, and this provided for the right to property to all the citizens. That means all the citizens of India, they could acquire, they could hold and they could dispose of their property. ठीक है, so this was the right granted under Article 19. ठीक है, इसके बाद मैंने कहा कि under Article 31 we had the right to property, we had the provision for right to property, and it was available to all the persons, and its scope was wider than Article 19 obviously, and it provided that no person could be deprived of his property except obviously by the authority of law. तो मैंने कहा कि एक पर्सन से हम प्रॉपर्टी ले सकते थे सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ टू कंडीशंस. द टू कंडीशंस आर दैट द लैंड वाज required or it was requisitioned or it was acquired by the government, it was acquired by the state. State की definition मैंने already बताई है under Article 12. It was acquired by the state for two things. One, it was acquired for the public purpose. This is the condition one. And the second condition is that when the state acquired the property, it was to pay the compensation amount from the person or from the citizen जिससे state ने land acquire है, ये property acquire की थी. So this is all about the provisions of the Constitution which provided for the right to property at the time of commencement of the Constitution. लेकिन क्या होता था
एज आवर कंट्री डेवलप्ड, जैसे कि डेवलपमेंट हो गई तो स्टेट नीडेड मोर एंड मोर लैंड, तो स्टेट स्टार्टेड एक्वायरिंग द लैंड। लेकिन इशू क्या आता था, व्हेन द स्टेट एक्वायर्ड द लैंड फॉर पब्लिक पर्पस, हमेशा एक चीज पे पंगा बनता था, एक चीज पे इशू बनता था, दैट वाज द कंपनसेशन अमाउंट। स्टेट को कंपनसेशन अमाउंट पे करना होता था और यूजुअली द अग्रीव्ड पीपल, जिनका ये राइट violate hota tha, they approached the court of law because it was a fundamental right. Because it was a fundamental right, so an aggrieved person, he could move the Supreme Court directly. So people, they went to courts for this compensation amount जो government pay नहीं करती थी। तो when the people approached courts, the courts gave rulings, और उन rulings को nullify करने के लिए the parliament it amended the constitution। आपको याद रखना है। तो ये हिस्ट्री, ये हमारी हिस्ट्री में बार बार हुआ है that the Constitution it was amended to nullify the rulings of the Supreme Court. Supreme Court ruling देती थी for the compensation amount and the Parliament it amended the Constitution. तो इसी लिहाज से हमारी Constitution में बहुत सारे amendments हो गए, starting from 1951 only, जो हमारा first Constitutional Amendment Act of 1951 वहां से start हो गया। And there were so many constitutional amendments and up to the 42nd Constitutional Amendment Act, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो गए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी रूलिंग्स को नलिफाई करने की कोशिश की, बिकॉज द बोन ऑफ कंटेंशन वाज दिस कंपनसेशन अमाउंट टू द प्राइवेट पर्सन, जिनका लैंड और जिनका प्रॉपर्टी एक्वायर किया जाता था बाय द स्टेट। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, स्टेट यूज्ड टू मेक अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिनकी वजह से कुछ लॉज को प्रोटेक्ट किया गया। ये आपको याद रखना है, सम लॉज वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि एक लॉ विच प्रोवाइडेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी और वो कंपनसेशन अमाउंट को पे नहीं करते थे, तो उन सब लॉज को पार्लियामेंट ने प्रोटेक्ट किया बाय इंसर्टिंग दीज लॉज और बाय सेविंग दीज लॉज इन द 9th शेड्यूल, वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो गए विच प्रोवाइड एज एन एक्सेप्शन टू द फंडामेंटल राइट्स, लाइक वी हैड द एडिशन ऑफ आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B एंड आर्टिकल 31C। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी अमेंडमेंट्स की गई, इंसर्शंस की गई, अल्टरेशंस की गई, एंड द लॉज वर प्रोटेक्टेड, लाइक वी हैड द 9th शेड्यूल दैट वाज इंसर्टेड इन 1951। तो उसके अंडर बहुत सारे लॉज को सेव किया गया फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। तो ऐसे लॉज बचाए गए विच प्रोवाइड फॉर द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड नो नीड फॉर द कंपनसेशन। तो जब इन लॉज को बचाया गया एंड लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट इट फर्दर गेव रूलिंग्स एंड द पार्लियामेंट इट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक टाइम ऐसा आया व्हेन दिस बोन ऑफ कंटेंशन इट वाज डिलीटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारा आ गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट of 1978. It was a landmark amendment act, क्योंकि इस amendment act की वजह से this article 31 it was deleted from part 3 of the Constitution of India, and this article 19 clause 1 subclause F it was also deleted from part 3 of the Constitution of India. So this right to property it was no more a fundamental right, so it was deleted by 44th Constitutional Amendment Act of 1978. तो इस amendment act ने क्या किया, this amendment act it inserted a new article, that is article 300A in part 12 of the constitution। ये आपको याद रखना है। So the 44th Constitutional Amendment Act of 1978 it inserted article 300A in part 12 of the Constitution of India। ठीक है, आप कहेंगे सर part 12 क्या है? It is the finance, property, contracts and suits। It is the title of part 12 of the Constitution of India। और इस part 12 में we have 4 chapters, and in the chapter 4 we have the right to property, and we have the article 300A। ये आपको याद रखना है। So मैंने क्या कहा, by the 44th Constitutional Amendment Act of 1978 अगर fundamental rights में question आए about the right to property, it can be whether the right to property is a fundamental right or not. It's not a fundamental right anymore. And what deleted this article? It was the 44th Constitutional Amendment Act of 1978 that deleted Article 31 and Article 19 Clause 1 Subclause F. Rest of the Article 19 it was kept there. So these articles they were deleted, and finally Article 300A was added in the Constitution of India by the same Amendment Act under Part 12 of the Constitution of India, that is finance, property, contracts and suits. And this
Part 12, it has 4 chapters, and the last chapter, that is chapter 4, it is the right to property, and it has an article, that is article 308. So, in short, this right to property, it was removed from the list of fundamental rights and it was inserted in part 12, making it a legal right or a constitutional right. मेरा मतलब ये है that अभी भी right to property का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, बट इट इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ लीगल राइट. मैं कहूंगा इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. इट इज अ राइट विद इन द एम्बिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, बट इट इज नो मोर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, मैंने कहा कि द राइट टू प्रॉपर्टी इट इज नाउ अ लीगल राइट और अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड इट इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट. दैट्स व्हाई it is not a part of the basic structure of the constitution. Right to property के जो words हैं, they are same. That no person can be deprived of his property except by the authority of law. Words same हैं, लेकिन right to property का फंडामेंटल राइट से उठाना और इसका लीगल राइट्स में डालना, दैट इज पार्ट 3 से निकालना और पार्ट 12 में डालना अंडर फाइनेंस, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स. इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? आप कहेंगे सर अभी भी राइट टू प्रॉपर्टी का इसकी हेडिंग, इसका टाइटल सेम है, इसकी वर्डिंग्स भी सेम है, तो इस चीज से क्या फर्क पड़ेगा? इस चीज से बहुत फर्क पड़ेगा, बिकॉज द फंडामेंटल राइट्स का जो पोर्शन है, उस फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स दे फॉर्म द part of the basic structure of the constitution. Since it is no more a fundamental right, it is not the part or it is not a basic feature of the constitution. So right to property का fundamental rights निकालना और legal rights में डालना, इसके implications क्या है? The first implication is that क्योंकि अभी तक के fundamental right था, इसको amend करने के लिए, इसको enforce करने के लिए, इसको execute करने के लिए we had to make an constitutional amendment act. आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करना पड़ेगा टू अमेंड द फंडामेंटल राइट, टू डू ऑल्टरेशंस इन द फंडामेंटल राइट, टू डू अमेंडमेंट्स इन द फंडामेंटल राइट. बट सिंस इट्स अ लीगल राइट, इट्स नो मोर द पार्ट ऑफ बेसिक राइट, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, सो इट कैन बी amended by an ordinary law, it can be regulated by an ordinary law. ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए यू नीड एन ऑर्डिनरी लॉ एंड यू डू नॉट नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास करने के लिए एक यू नीड अ स्पेशल मेजॉरिटी. ठीक है, तो उस पर कभी और बात करेंगे. तो मैंने कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए वी नीड एन ऑर्डिनरी लॉ. ऑर्डिनरी लॉज कैन बी पास बाय सिंपल मेजॉरिटी. इट इज इजी टू पास एन ऑर्डिनरी लॉ एज कंपेयर टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ये आप याद रखेंगे, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये है, when it was a fundamental right, it protected you from the executive action as well as the legislative action. ठीक है, now it is a legal right or it can only save you against the executive action. It can only save you against the executive action of the state and it will not save you from the legislative action. यह आपको स्टेट के लॉ से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता. ठीक है, it can only save you from the executive action of the state and it cannot give you any protection from the legislative action of the state. It cannot save you from the laws of the state. ठीक है, हो गए दो. तीसरा पॉइंट ये है, when it was a fundamental right, if it was violated you could approach Supreme Court directly, but now you cannot approach Supreme Court directly. आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते. हाँ, यू कैन अप्रोच थ्रू एन अपील लेटर ऑन, बट यू कैनॉट अप्रोच सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32 बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर ऑफ, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अंडर आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू. सो you cannot approach Supreme Court directly if your right to property is violated now because it's no more a fundamental right. However, you can approach high courts under article 226. आप याद रखेंगे. And the next implication of right to property being a legal right now is that there is no guaranteed compensation. There is no guarantee of compensation. When there is no guarantee of compensation, so it is, I can say it is truthless now. ठीक है, सो मैंने कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट से निकालना और लीगल राइट्स में डालना, इसकी 4 implications है. नंबर 1 implication is that it can now be regulated through an ordinary law. It
protects the person only from the executive action of the state and not from the legislative action of the state. And the aggrieved person, he cannot approach Supreme Court directly. Now he can only approach the High Court, and there is no guarantee of compensation amount to be paid to a person who has been deprived of his property under right to property, Article 300 ए. आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप कहेंगे सर, if the government acquires, the state acquires the property for the public purpose, it has to pay the compensation amount. Is it right? Not always right. We have only two provisions now in part 3 of the constitution which provide for the payment of the compensation amount. ये आप याद रखेंगे, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स में वी हैव ओनली टू प्रोविजंस इस टाइम व्हिच प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन अमाउंट. ये आप याद रखेंगे. वन इज आर्टिकल 30 जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है आपको. सेकंड इज आर्टिकल 31A. ठीक है, इस पे भी बात करेंगे. आर्टिकल 30 आई टोल्ड यू अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द माइनॉरिटीज, द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, when we acquire the property of the minorities, उस टाइम compensation amount आपको पे करने हैं under Article 30 of the Constitution of India. This article was an added article. इसका जो ये provision, article was there in the Constitution of India, but this provision was added later on. And we have the Article 31A. It provides for the compensation to some private people who have the land under their own personal cultivation, and the land is under the statutory limits. So these are the two provisions under part 3 of the constitution which still provide for the payment of the compensation to the persons. आप याद रखेंगे, that is Article 30 and Article 31A. तो मैंने कहा that right to property is no more a fundamental right. So what is the present position? That we have only 6 types of, or 6 categories of fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, educational and cultural rights, and the right to constitutional remedies. And right to property is no more a fundamental right, it is a legal right under Article 300A in Part 12 of the Constitution of India, in Chapter 4 of Part 12 of the Constitution of India, which is finance, property, contracts and suits, and the Chapter 4 is right to property, which has an article, that is Article 300A. And it was deleted from the list of fundamental rights and added to the legal rights by 44th Constitutional Amendment Act of 1978. I think this is more than sufficient about right to property. इसके बाद हम बात करेंगे about the exceptions to fundamental rights, that is Article 31A, 31B and Article 31C. और उसके बाद हम बात करेंगे about the right to constitutional remedies. Thank you for watching this video lecture. If you have any queries, kindly comment on the video in the YouTube. You can also comment in the comment section of the Facebook. Thank you so much for watching this video. Have a nice day. Stay home and stay safe.